इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। हम लोगों ने पिछले वीडियो में डीएनए और आरएनए का अध्ययन किया था और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे डीएनए द्विगुणन क्या चीज़ है। तो आप सभी लोग पिछले वीडियो में जान चुके हैं कि डीएनए में द्विगुणन की क्षमता होती है। तो आज हम लोग देखेंगे कि डीएनए द्विगुणन किसे कहते हैं। तो देखिए, मान लीजिए ये कोई हमारा डीएनए सूत्र है। इस डीएनए सूत्र में दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है जो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है। ये डीएनए सूत्र स्वतः अपने आप दो डीएनए सूत्रों में बदल जाता है। इसी घटना को हम कहते हैं डीएनए द्विगुणन। ये द्विगुणन की क्षमता केवल डीएनए में पाई जाती है, आरएनए में नहीं पाई जाती है। यह डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है। तो चलिए हम देखते हैं ये प्रक्रिया कैसे होती है। तो देखिए, डीएनए का जो सूत्र होता है, इस डीएनए सूत्र में एक विशेष बिंदु होता है। उस बिंदु को हम प्रारंभक बिंदु कहते हैं। इस प्रारंभिक बिंदु से हमारा डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया चालू होती है। इसी प्रारंभक बिंदु से हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है जो इस डीएनए सूत्र में है। इसके लिए एक एंजाइम काम आता है जिसे हम टोपो आइसोमरेज एंजाइम कहते हैं। ये टोपो आइसोमरेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है और जब ये हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देता है तो डीएनए के दोनों पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं अलग अलग दिखाई देने लगती हैं। अब यहाँ पर देखिए, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला ऊपर और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नीचे की ओर दिखाई दे रही है। इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में एक चीज़ आप देख रहे होंगे, वो ये कि यहाँ पर कुछ गिनती आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पर देखिए 5 लिखा हुआ है, इधर 3 लिखा हुआ है। उसी प्रकार से नीचे साइड में यहाँ 3 लिखा है और यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। तो ये 5 और 3 क्या चीज़ हैं? ये 5 जो है ये बता रहा है कि इस स्थान पर जो डीऑक्सीराइबोस शर्करा है उसका 5वां कार्बन मुक्त है, बंध नहीं बनाए हुए है। इसी प्रकार से जहाँ पर 3 लिखा हुआ है, यहाँ पर डीऑक्सीराइबोस शर्करा का तीसरा कार्बन मुक्त होता है जो बॉन्ड नहीं बनाए रहता है। इसे हम 5 प्राइम और 3 प्राइम पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से इस पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में देखते हैं, एक श्रृंखला में 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर श्रृंखला जाती है, तो दूसरे में 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर श्रृंखला जाती है। अब इस डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया में आगे देखिए क्या होता है। एक एंजाइम होता है आरएनए पॉलीमरेज। ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करता है, जो हमारे पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला हैं, ये दोनों श्रृंखलाओं का फ़ोटो खींचता है। ये श्रृंखला का फ़ोटो इस प्रकार से खींचता है कि एक श्रृंखला 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर खींचता है जिसका पूरक प्रतिलिपि बनता है और दूसरे तरफ का भी इसी प्रकार से फ़ोटो खींचता है जिसे फ़ोटो प्रतिलिपि कहते हैं। अब आरएनए पॉलीमरेज ये फ़ोटो इसलिए खींचता है दोनों श्रृंखलाओं का, इससे पता चलता है कि
किस श्रृंखला में कौन कौन से नाइट्रोजनी क्षार हैं और उन नाइट्रोजनी क्षार का पूरक क्षार कौन सा जोड़ना है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर दो श्रृंखलाएं जो हमको मिलती हैं फोटो प्रतिलिपि के रूप में। वो एक श्रृंखला तो सतत होती है जिसमें बीच में खंड नहीं होता है, और दूसरे में देखिए बीच बीच में खंड हैं, इसको हम ओकाजाकी खंड कहते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं कि एक श्रृंखला जो ये 5 प्राइम से 3 प्राइम की ओर फोटो प्रतिलिपि के रूप में मिलता है, इसमें कोई खंड नहीं होता है, इसको सतत संरचना कहते हैं। और दूसरे में देखिए जो 3 प्राइम से 5 प्राइम की ओर फोटो प्रतिलिपि बनता है, इसमें बीच बीच में खंड होते हैं, इसको असतत श्रृंखला कहते हैं। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर एक दूसरा एंजाइम आ जाता है डीएनए लाइगेज, जो हमारा असतत श्रृंखला होता है जिसमें ओकाजाकी खंड होते हैं, उसको आपस में जोड़ने का काम करता है, ये गोंद की तरह कार्य करता है। इसके बाद एक एंजाइम आता है डीएनए पॉलीमरेज। ये एंजाइम क्या करता है, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में जितने भी नाइट्रोजनी क्षार होते हैं उनका पूरक क्षार ला करके जोड़ता है। जैसे ये है एडेनिन, तो इसके सामने थाइमीन को लाके जोड़ेगा, और ये है थाइमीन, तो इसके सामने एडेनिन को जोड़ेगा। इसी प्रकार से ये साइटोसिन है, तो इसके सामने ग्वानिन को लाके जोड़ेगा, और ग्वानिन है तो उसके सामने साइटोसिन को ला करके जोड़ेगा। तो इस प्रकार से ये डीएनए पॉलीमरेज नाइट्रोजनी क्षार को लाकर यहाँ पर जोड़ने का कार्य करता है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि नाइट्रोजनी क्षार आकर के क्रम से व्यवस्थित हो जाते हैं। यहाँ हम देखेंगे तो एडेनिन के सामने थाइमीन नाइट्रोजनी क्षार आ जाएगा, और ग्वानिन के सामने साइटोसिन नाइट्रोजनी क्षार आ जाएगा। इन पूरक नाइट्रोजनी क्षारों को डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम ला करके यहाँ पर जुड़ने के लिए रख देता है। अब जब पूरक नाइट्रोजनी क्षार यहाँ पर आ जाएंगे तो आगे क्या होगा, जो हमारा पुराना डीएनए सूत्र है उससे 2 डीएनए सूत्र देखिए कैसे बनता है आगे। तो आगे यहाँ पर एक वही एंजाइम फिर आ जाता है टोपोआइसोमरेज, जो प्रारंभ में हाइड्रोजन बंध को तोड़ने का काम किया था, वही एंजाइम अब ये हाइड्रोजन बंध को जोड़ने का काम करेगा। ये टोपोआइसोमरेज एंजाइम नई श्रृंखला बनाने के लिए पुनः हाइड्रोजन बंध बनाने का कार्य करता है। जब टोपोआइसोमरेज एंजाइम हाइड्रोजन बॉन्ड को जोड़ देता है तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक डीएनए से 2 डीएनए हमारा बन जाता है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिए, जो हमारा ये नया डीएनए दोनों सूत्र बनता है, इसमें एक पुराना पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होता है और एक नया पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होता है। कहने का मतलब जो नया डीएनए बनता है उसमें एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पुराने डीएनए सूत्र का होता है और दूसरा पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नया सूत्र बनता है। इसलिए इस द्विगुणन को हम कहते हैं अर्ध संरक्षी द्विगुणन। यानी इस नए डीएनए सूत्र में एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला पुराने डीएनए सूत्र का होता है और एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला नया इसमें जुड़ा रहता है, तो इसे अर्ध संरक्षी द्विगुणन कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, इसको ध्यान में रखिएगा।
तो इस प्रकार से आप लोगों ने डीएनए द्विगुणन की प्रक्रिया को अच्छी तरह से समझ लिया है। आशा है कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो समझ में आया है तो इसे लाइक करें, और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल पीसीबी गुरुजी को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद।